माय नेम इज मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। आज हम कहानी सुनाएंगे मायावती की, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी दलित नेता है, जो इस देश के सबसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। इस बारे में तो दो राय हो सकती है कि उन्होंने दलितों को जमीन दी या नहीं दी, लेकिन इस बारे में कोई दो राय नहीं कि उन्होंने दलितों को सारा आसमान दिया। जिनके पेट में दाना नहीं था, उनको इज्जत से और स्वाभिमान से जीने का हौसला दिया। जिनके लिए रोटी से ज्यादा बड़ी चीज इज्जत थी। इस चुनाव में उनका भी सियासी यूपी में 2012 की चुनावी जंग में वो अपनी फौजों की महिला कमांडर हैं। उनकी पार्टी के सारे मर्द उनके नीचे आते हैं। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी कहा था। अमेरिका की फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में उनका शुमार किया। टाइम मैगजीन ने उन्हें दलित क्वीन लिखा। न्यूज़वीक ने उनकी तस्वीर अपने कवर पेज पे दुनिया की 8 बाकमाल महिलाओं की तस्वीरों के साथ छापी। सदियों तक अछूत मानी गई जाति के एक गरीब घर से वो आती हैं और 39 साल की कम उम्र में देश के सबसे बड़े राज्य की हुकूमत उसे मिल जाती है। उसकी वो 4 बार मुख्यमंत्री बनती हैं। मैं मायावती सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। अरे भाई, कोई है घर में? आज से करीब 34 साल पहले जाड़े की एक सर्द रात मायावती के घर के दरवाजे पे हुई एक दस्तक ने उनकी जिंदगी बदल दी। जय भीम। मेरा नाम कांसी राव है। मैं बाम सेठ नाम का संगठन चलाता हूँ। मायावती से मिलना चाहता हूँ। तब मायावती एलएलबी की पढ़ाई के साथ आईएएस बनने की तैयारी कर रही थी। लग रहा है पढ़ाई कर रही थी। जी। क्या अध्ययन कर रही थी? मैं आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, भविष्य में क्या बनना चाहती हो? मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। लाभ चाहते हुए भी आप कलेक्टर बनकर समाज की भलाई का काम। काशीराम ने उन्हें कलेक्टर नहीं बल्कि सारे कलेक्टर्स का बॉस बनने की नसीहत दी। मैं आपको एक ऐसी शक्तिशाली ताकत बना सकता हूँ जिसके द्वारा तमाम कलेक्टर फाइलों का बस्ता बगल में दबाकर आपके आगे पीछे घूमते नजर आएंगे। और वो उनके मिशन के साथ जुड़ गई और सारे कलेक्टर्स की बॉस बन गई। अब वो 5वीं बार यूपी पे हुकूमत करने के लिए जंग के मैदान में है। आज मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब तक प्रदेश के दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों की शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति में पूर्ण रूप से सुधार नहीं आ जाता है, तब तक उत्तर प्रदेश का हमारी पार्टी की ओर से प्रदेश का मुख्यमंत्री दलित या अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित समाज का ही बनता रहेगा। यूपी में 1993 के विधानसभा चुनाव ने मायावती की जिंदगी बदल दी। ये चुनाव मुलायम सिंह ने बीएसपी के साथ मिलकर लड़ा और समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन को पूरी मेजॉरिटी मिली और उनकी सरकार बन गई। लेकिन जल्दी ही उनके रिश्ते खराब होने लगे और जून 1995 में मायावती ने मुलायम सिंह सरकार को दिया अपना समर्थन वापस ले लिया। मुलायम की सरकार गिरते ही बीजेपी ने मायावती को समर्थन दे दिया और बीएसपी बीजेपी गठबंधन की सरकार में
मायावती 39 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गई और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन जिन मुलायम सिंह से मिलकर वो यहां तक पहुंची, उनसे उनके रिश्ते दिन ब दिन खराब होते गए और दुश्मनी की हदें पार कर गए। उसी ही महापुरुष की बदौलत से श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना बैठा है। अन्यथा किसी जमींदार के खेत में गाय भैंस चराता या फिर हल जोतता हुआ नजर आता। इस आधुनिक कंस के राज से तो आधुनिक कृष्ण रूपी माया ही इस आधुनिक कंस के राज से मुक्ति दिला सकती है। मुलायम सिंह की तो मौज मस्ती की पुरानी आदत है। सुना है कि आजकल अमर सिंह उन्हें मुंबई ले जाकर यही तो करा रहा है। 20 तारीख को उधर वो इलाहाबाद गया अपने पाप को धोने के लिए है? और वहाँ जाकर मुझे क्या लगता है पापी जाकर वो गंगा में नहाएगा तो गंगा और मैली कराया उधर। लोग तो यही बोलते हैं कि इसके नहाने से गंगा और मैली हो गई। उनके हमलों की धार बहुत तेज होती है, जो जितना बड़ा आदमी उसके ऊपर उतनी ही तेजी से हमले करती हैं। लोग कहते हैं कि बड़े बड़े नेताओं पे मायावती के हमले एक सोची समझी सियासी रणनीति का हिस्सा हैं। इससे गरीब और दलित लोगों को लड़ने का हौसला मिलता है और जो सदियों से जुल्म का शिकार रहे हैं, उनमें वो जुल्म के खिलाफ बगावत का जज्बा भरती हैं। मुगलों के बाद देश में शायद सबसे भव्य ढंग से हुकूमत करने वाली वो पहली हाकिम हैं। उनकी रैलियां विशाल और भव्य होती हैं। उनकी रैलियों के इंतजामात आलीशान और 5 स्टार। वो सैकड़ों करोड़ से बने घर में रहती हैं, जो तमाम बड़े से बड़े बंगलों को तोड़ के बनाए जाते हैं। उनके सारे घर आलीशान होते हैं। इन घरों में पहली बार उनका कदम रखना जश्न का मौका होता है। तो जब मेरे पास आप लोगों का कई करोड़ रुपया गिफ्ट के रूप में आया, तो आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि आज के इन गिफ्ट के रुपयों से मैंने लखनऊ और दिल्ली में पुराना बना बनाया बड़ा बंगला खरीद लिया। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल की बजाय रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम कर रही है, रियल एस्टेट बिजनेस कर रही है। इस रियल एस्टेट बिजनेस का भी पर्दाफाश हम करेंगे। जिन दलितों को बराबर में नहीं चलने दिया जाता था, बराबर में घर नहीं बना जाता था, उन लोगों के लिए ये एक तमाचा है, ये प्रतीक है आने वाले टाइम में कि दलित इस देश पर राज करेगा। नवाबों का लखनऊ कुछ यूं दिखता था, लेकिन मायावती ने शहर की स्काईलाइन बदल दी। लाल पत्थरों का ऐसा इस्तेमाल शायद ही मुगलों के बाद कभी हुआ हो। दलित महापुरुषों के आलीशान स्मारक बनाए उन्होंने, जो मीलों में फैले हुए हैं। मायावती ने अपनी डिक्शनरी से छोटा लफ्ज मिटा दिया और सब कुछ बहुत बड़ा बनाया, बड़ा और भव्य। ये स्मारक उस भव्यता की मिसाल है। बड़ा बनाने का शौक ऐसा है कि वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी और उनकी हर हुकूमत में ये दर्जनों बार तोड़े और बनाए गए। उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे हुए, लेकिन आखिर में फतेह बहन जी की हुई। उनका नाम इन पत्थरों पे दर्ज है। इन पत्थरों पे दर्ज मायावती का नाम अमर हो चुका है। शायद सदियों बाद भी मुगलों की तरह लोग ये कहेंगे कि सदियों पहले एक दलित मल्लिका थी, जिसने अपने जोरे बाजू से यहाँ बार बार हुकूमत की और जिसकी पलकों के इशारे पे ऐसी अजीमुशान इमारतें उगा करती थीं। उनकी इमारतों की तरह उनके हौसले भी फौलादी हैं। वो किसी हमले से नहीं डरती। मधुमक्खियां यहाँ मंडरा रही थी, लेकिन खुशी की बात यह है कि इन मधुमक्खियों ने किसी भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं। मधुमक्खियों पे तो उन्हें रहम आया होगा, जिन्हें उन्होंने बख्श दिया, लेकिन किसी इंसान को वो बख्शने को तैयार नहीं। उन्होंने अपने नामालूम दुश्मनों पे मधुमक्खियों से हमला कराने की FIR दर्ज करा दी। अब पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अब जरूर वो एक ऐसी महिला हैं जिनकी मर्दानगी के किस्से मर्दों में जोश भरते हैं। हमलावर पे वे उससे कई गुना ज्यादा ताकत से हमला करती हैं।
2003 में मुलायम सिंह ने मायावती की एक सीडी जारी की और इल्जाम लगाया कि उन्होंने एमपी लैट फंड से कमीशन लिया है। मायावती ने मुलायम के खिलाफ 5 लाख लोगों को बुला के पर्दाफाश रैली की और उल्टे उनके ऊपर 150 मुकदमे कर दिए। एक रैली में उन्होंने 1000 के नोटों की माला पहनी जो पूरे मुल्क के मीडिया की सुर्खियां बनी। लोगों ने अंदाज लगाया कि माला में 5 करोड़ रुपए थे। अपोजिशन ने उन पर हमला कर दिया। मायावती ने फौरन ही टीवी वालों को बुलाया और उसी तरह की नोटों की दूसरी माला पहन के पूरी दुनिया में उसका लाइव टेलीकास्ट कराया। इलेक्शन कमीशन ने उनके हाथी के बूतों को ढकने का हुक्म दिया तो उन्होंने कमीशन पे हमला कर दिया। जो मुख्य चुनाव आयोग ने फैसला लिया है उससे आप लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में भी हैं। उससे आप लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में भी हैं और अपने इस दुख व गुस्से का जवाब अब आप लोगों को इस चुनाव में इस बात को ध्यान में रखकर अर्थात खुला हाथी लाख का और ढका हाथी 1.25 लाख का। काशी राम श्री भीम राम के नाम को अमर बनाया है। सब बातें अच्छी लगती बहन जी की, बहुत बढ़िया भाषण देती हैं, बड़े प्रेम से बोलती हैं। जो जनता को दुखी गरीब को पहचानती हैं तो इसीलिए अच्छी लगती हैं। हम लोग तो बलिया के रहने वाले हैं, बलिया से बहन जी के बहुत हम लोग चाहते हैं। लखनऊ में 20 साल से रह रहे, पर लखनऊ में बहन के हम लोग चाहते हैं। बहन जी की हम लोग जो है उनके लिए तरक्की दुआएं मांगते रहते हैं। इस चुनावी जंग में उनके युद्ध कौशल का इम्तिहान है। 2007 में 18 साल बाद यूपी में किसी पार्टी को पूरी मेजॉरिटी मिली थी। उन्होंने एक दूसरे की बैरी मानी जाने वाली ब्राह्मण और दलित जातियों का सियासी गठजोड़ किया। उनका सोशल इंजीनियरिंग का ये तजुर्बा सफल रहा, जिसकी बदौलत उन्होंने यूपी में 5 साल की हुकूमत की। वो फिर से 2012 में उसी तजुर्बे को दोहराना चाहती हैं। मायावती को पता है कि हमारे समाज में ब्राह्मण ठाकुरों के बीच तनातनी चलती रहती है, इसीलिए ब्राह्मणों को वो ठाकुरों से कुछ यूं चेताती हैं। यदि कांग्रेस पार्टी को यहाँ सरकार बनाने का मौका मिलता है तो फिर कांग्रेस पार्टी श्री दिग्विजय सिंह को, और यदि कांग्रेस पार्टी के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो फिर बीजेपी श्री राजनाथ सिंह को फिर से यहाँ का मुख्यमंत्री बनाएगी। ब्राह्मण कहेगा तिलक लगाओ हाथी पर, बाकी सब बैसाखी पर। तिलक लगाओ हाथी पर, बाकी सब बैसाखी पर। अपनी हर रैली में वो अपने सियासी दुश्मनों से अपने वोटर को होशियार करती हैं। दूसरे भले उन पे शक करें, लेकिन उनके समाज के लोग उनकी बातों को गांठ बांध लेते हैं। यदि आप लोगों की लापरवाही व नासमझी के कारण किसी कारणवश प्रदेश में समाजवादी पार्टी जहां सत्ता में आ जाती है तो फिर प्रदेश में सर्व समाज में से गरीब व शरीफ लोगों का तथा व्यापारियों का भी सपा के गुंडों, बदमाशों व माफियाओं के सामने जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यदि किन्हीं कारणवश लगभग 22 वर्षों से सत्ता की भूखी चली आ रही कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ता में आ जाती है तो फिर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पुराने 40 वर्षों के राज की तरह ही यहाँ फिर से गरीब व बेरोजगार लोगों को दूसरे प्रदेशों में पलायन होना शुरू हो जाएगा। मायावती का जातियों का गणित बहुत अच्छा है। उनकी रैलियों में जातियां अपने अपने स्टीरियोटाइप, अपनी अपनी पहचान के साथ बिल्कुल साफ नजर आती हैं। जातियों का गणित सियासत में सबसे अहम है
और वो उसकी बहुत बड़ी जानकार है। बहना करने लगी है चारों ओर विकास, यूपी का हर वर्ग हो गया है बहना के साथ, बनाओ भाईचारा, यही है पैगाम हमारा। दलितों को अछूत मानने वाले ब्राह्मणों के साथ तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की, लेकिन मनुवाद यानी ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के खिलाफ उनकी जंग उन्हें एक अलग तरह की बुत परस्ती की तरफ ले जाती है। 14 अप्रैल 2008 को उन्होंने अंबेडकर जयंती के मौके पे कांशीराम के बुत के साथ साथ अपना बुत भी लगवा लिया। बस फिर क्या था, सियासी और समाजी हलकों में तूफान खड़ा हो गया। लोग जिस कौम की छाया से बचते थे, उसी कौम की एक औरत कांसे के बुत में ढल के चौराहे पे खड़ी थी। जिस देश में शंकर, पार्वती, रामकृष्ण के बुत लगा करते थे, वहीं हजारों साल के जुल्म के खिलाफ एक दलित औरत का बुत अपनी कौम की बगावत की फतेह का ऐलान कर रहा था। इस मुल्क की तारीख का पहिया अचानक 360 डिग्री घूम गया था। बहुत लोग कह रहे थे कि कोई चीफ मिनिस्टर जीते जी सरकारी जमीन पे सरकारी पैसे से अपने आप अपना बुत कैसे लगवा सकता है। वो इसका कुछ यूं जवाब देती है। मान्यवर कांशीराम जी ये भी कहा करते थे कि हमारे देश में यहाँ महापुरुषों के आदर सम्मान में स्मारक एवं अन्य यादगार स्थल उनके मरने के बाद ही बनाए जाते हैं, जिन्हें वो अपने जीते जी खुद देख नहीं पाते हैं। किंतु अपने देश में यहाँ ये ठीक परंपरा नहीं है, अर्थात इस रूढ़िवादी परंपरा में तब्दीली होनी चाहिए। मायावती का बुत कांशीराम के बुत से थोड़ा छोटा था। उन्होंने उसे उखाड़ के कांशीराम के बुत के बराबर दूसरा बुत लगवा लिया। लोगों ने इसे उनका अहंकार कहा। फिर तो उनके बुत जगह जगह लगते ही गए। बाद में बुतों के ऊपर तांबे के घर बना दिए गए। लेकिन दूसरे दलों की शिकायत पे, चुनाव आयोग के हुक्म पे वो चुनाव तक ढक दिए गए हैं। मायावती अपनी चुनावी रैलियों में बुतों को ढकने को भी मुद्दा बना रही है। मायावती ने इस मुल्क की सियासत का चेहरा बदल दिया। उन्होंने सियासी गणित के पुराने फॉर्मूलों को खारिज कर दिया और अपने नए फॉर्मूले गढ़े। ये सियासत बगावत और बदलाव की है। उन्होंने अपनी जाति को एक ऐसा सियासी ब्रांड बना दिया जिससे जुड़ने को बड़े बड़े लोग लालायित होने लगे। यूं तो वो उस कौम से आती हैं जिनकी झोपड़ियां दक्षिण में बसाई जाती थीं, ताकि उधर से चलने वाली हवा तिलक और तलवार वालों को छू न ले। लेकिन वही उनके चरणों में भविष्य तलाशने लगे। वो लोकतंत्र का एक ऐसा चमत्कार है जिसे बहुत पहले होना चाहिए था। दिल्ली के 7 रेस कोर्स रोड और 10 जनपद की तरह देश के सबसे बड़े राज्य का ये सबसे प्रेस्टिजियस एड्रेस है 5KD यानी 5 कालिदास मार्ग। सूबे के मुख्यमंत्री यहीं रहते हैं और मायावती की जंग इस गेट पे इस नेम प्लेट को 5वीं बार लगवाने की है। लखनऊ में कैमरामैन आरसी जोशी के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।